हमारे सहयोगी संजय सूरी और यहाँ हमारे साथ है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। दोनों से समझेंगे कि इस सत्ता परिवर्तन के, इस राजनीतिक परिवर्तन के जो कि ब्रिटेन में हुआ है, भारत के लिए क्या मामले, क्या मायने हैं। तो संजय जी, यानी पहले हम लंदन चलते हैं। संजय जी के पास क्या अपडेट है? चुनावी तस्वीर तो अब साफ है और ये पूरी तरह से बदल गई है। 14 साल बाद एक बड़ा परिवर्तन देख रहा है ब्रिटेन, जहां पर लेबर पार्टी की वापसी हो गई है। इस बड़े बदलाव के मायने क्या हैं? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत और एक ऐतिहासिक जीत। कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो बकिंगम पैलेस जाएंगे और किंग चार्ल्स उन्हें न्योता देगा नई सरकार बनाने के लिए। उधर ऋषि सुनक भी किंग चार्ल्स के पास जाएंगे सरकार का इस्तीफा देने के लिए। ऋषि सुनक को अब इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जो नेता पार्टी को इस तरह हराए, पार्टी उसे क्षमा नहीं करती। पॉलिटिक्स में सुनक का करियर समझिए अब लगभग समाप्त, लेकिन वो अपनी सीट तो जीत चुके हैं, तो कम से कम पार्लियामेंट में एमपी बनकर तो रहेंगे। कीर स्टारमर के लिए, लेबर पार्टी के लिए आगे बहुत बड़ी चुनौती, मुख्य तौर पर इकोनॉमी को संभालना और आगे बढ़ाना। एक तरफ महंगाई पर काबू, दूसरी ओर टैक्स का बोझ भी हल्का रखना और हेल्थ सिस्टम में कुछ नई जान डालना। इधर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन। पिछले लेबर के नेताओं जैसे जेरेमी कॉर्बिन और रॉबिन कुक के साथ भारत का काफ़ी तनाव रहा है। भारत सरकार का अब ये प्रयत्न रहेगा कि इन नेताओं को संभाले और इन नेताओं के साथ जो नए नेता आ रहे हैं, जो कैबिनेट के मंत्री आएंगे, उनके साथ अच्छे नाते बनाएं। भारत के खिलाफ स्टारमर ने कुछ कहा नहीं है, कोई आलोचना नहीं की, तो संभावना है कि नाते भारत और लेबर पार्टी की सरकार के बीच अब अच्छे बन सकते हैं। चलिए, तो संजय जी कह रहे हैं कि भारत और लेबर सरकार के बीच रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा और इन्हें परखने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ। तो लक्ष्मण, लेबर पार्टी की सत्ता में एक बार फिर से वापसी होगी, स्टारमर साहब जो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इससे आगे भारत के जो रिश्ते हैं ब्रिटेन में, उनमें किस तरह का बदलाव होगा? खासतौर पर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो अभी इन प्रोग्रेस है। वीज़ा के लेकर कुछ इश्यूज हैं, क्या इनमें किसी तरह का कोई असर दिख सकता है? यूके में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो भारत के कारोबारी लिहाज से 3 पहलुओं पे काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि भारत की कोशिश पिछले कुछ महीनों से ये रही है कि यूके में वीजा नियमों में ढील दिया जाए, खासतौर से इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है उनकी शर्तों में ढील दिया जाए। यूके के आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ी संख्या में लोग भारत से जाते हैं वहां पर नौकरी करने के लिए। इन शर्तों में ढील देने से इन रोजगार पाने वाले लोगों के लिए काफी सहूलियत होगी। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर पाना आसान होगा, पेंशन के लिए ज्यादा शर्तें आसान हो जाएंगी। लेकिन लेबर पार्टी इसके पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं रही है। चुनाव के दौरान भी लेबर पार्टी वीजा नियमों में ढील देने के पक्ष में नहीं है, इस बात का खुलेआम ऐलान किया था। अब लेबर पार्टी की सत्ता में आने के बाद वीजा नियमों में ढील देने की संभावना काफी कम हो गई है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 14 दौर की बैठकें हो चुकी थी। माना यह जा रहा था कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आएगी तो बहुत जल्द इंडिया यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। लेबर पार्टी अपनी कुछ शर्तें इस एग्रीमेंट में जोड़ सकती हैं और देरी होने से इंडियन वाइन इंडस्ट्री के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जैसे एफटीए साइन होता यूके की वाइन यहाँ सस्ते में आने शुरू हो जाती। लेकिन इंडिया की जो फैशन इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि यूके एफटीए के साइन होने के बाद उनके लिए यूके का एक बड़ा बाजार मिल जाता है। और तीसरी बात, एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी बात यह है कि यूके लगातार कार्बन टैक्स के पक्ष में रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी शायद इसमें कुछ रियायत दे देती अगर वापस सत्ता में आती तो, लेकिन लेबर पार्टी कार्बन टैक्स को सख्ती से लागू करने के पक्ष में है। यानी जो लोग यूके में एक्सपोर्ट करते हैं वो पर्यावरण का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अब लेबर पार्टी की सत्ता में आने के बाद कार्बन टैक्स को लेकर जो नरमी की उम्मीद थी शायद वो भी टलती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि यूके आसानी से भारत जैसे बड़े बाजार को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ताइवान और जापान का उदाहरण उसके सामने है कि भारत के बाजार में उनको कैसे फायदा हुआ है। तो कुछ शर्तों के साथ मुझे लगता है कारोबारी रिश्ते वापस बेहतर करने की कोशिश नई सरकार की जरूर रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण और संजय आपका। तो बड़ा सत्ता परिवर्तन यूके के अंदर, जिसका असर पूरी दुनिया में होगा। भारत के लिए क्या अहम बातें थी, ये भी हमने सुनी संजय और लक्ष्मण की तरफ से।
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाजार की, जहां आज आखिरी घंटे में एक शानदार कमबैक दिखाई दिया। आज जो बाजार निचले स्तर से काफ़ी बेहतरीन तरीके से सुधर कर बंद हुआ। स्क्रीन पर आप देखिए, सेंसेक्स 53 पॉइंट गिरकर 89,997 पर बंद हुआ, लेकिन निफ्टी 22 पॉइंट चढ़ा है और 24,324 पर बंद हुआ है। वहीं मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। आज के बाजार में सबसे ज़्यादा खरीदारी हमने तेल, गैस, एनर्जी, इंफ्रा शेयरों में देखी, तो पीएसयू, फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं। वहीं आज बैंकिंग की बात करें तो वहाँ दबाव था, रीज़न आपके सामने है। एचडीएफसी बैंक का वो शेयर जिसमें हमने एक लगातार तेज़ी देखी थी, लेकिन वहाँ से दबाव आया, 4.5% की गिरावट। बैंक निफ्टी को हमने गिरते हुए देखा और पूरे बैंकिंग सेक्टर पर उसकी परछाई पड़ी, उसकी छाया पड़ी और इसी वजह से बाजार भी नीचे आता हुआ दिखाई दिया। केमिकल सेक्टर में हालात बेहतर हो रहे हैं, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का। वहीं साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय ने फार्मा कंपनियों में निवेश की बेहतर संभावनाएं बताई हैं। फार्मा में ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव है और इसमें डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज जैसे मैनकाइंड, वहां पे हम लोग बहुत पॉजिटिव है, वहां पे खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं। लुपिन पे एक कल रिपोर्ट आया था और अगर आपने ध्यान दिया होगा उसमें बोला गया है कि उनका यूएस का बिजनेस में अच्छा तगड़ा ग्रोथ आएगा आने वाले दिनों में। लुपिन में खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो कि एपीआई कंपनी से फॉर्मुलेशन कंपनी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, जैसे ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे भी खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। एग्रो केमिकल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलरली कंपनीज लाइक यूपीएल। बहुत पिटाई हुआ है, बहुत नीचे था और परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं था, पर आने वाले दिनों में हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये दुनिया का चौथा या पांचवा बड़ा एग्रोकेमिकल कंपनी है, ग्लोबल बिजनेस है और एग्रीकल्चर ठीक ठाक होने के साथ साथ इंडिया एंड वर्ल्ड में इसका भी प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ेंगे। और एक लेवल पे यूपीएल अभी भी कोट कर रहा है जहां पे वैल्यूएशन के लिहाज से अट्रैक्टिव है, पर ये सारे लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए सही है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं देंगे। ठीक है, इधर कमजोर Q1 कारोबार अपडेट के बाद एचडीएफसी बैंक में, जैसे हमने आपको बताया, 4% से ज्यादा की आज गिरावट देखने को मिली। Q1 अपडेट और ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं इस बारे में, ये हम थोड़ा और जानते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, अब Q1 अपडेट उत्साहजनक नहीं है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और खासतौर पर नतीजों पर भी और आगे चलते हुए शेयर पर भी? काफ़ी कमज़ोर आया है और एचडीएफसी बैंक की बात करें, जो Q1 अपडेट आया है उसके बारे में चर्चा करें तो डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बिल्कुल फ्लैट आई है सिक्वेंशियल बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि जो करीब करीब 23-24 अरब के आसपास की जो इनकी डिपॉजिट्स थी उतने ही स्तर पे रही हैं। इनफैक्ट एक बड़ी झटके की बात यह है कि जो कासा डिपॉजिट्स हैं वो 5% सिक्वेंशियली कम हुए हैं। कासा मतलब क्रेडिट जो अपना करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, इनकी जो डिपॉजिट्स है वो 5% घटी हैं। बाजार मान के चल रहा था कि यहाँ अच्छी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक ने इस फ्रंट पे डिसअपॉइंट किया है। इसके अलावा अगर हम एडवांसेस की भी बात करें तो यहाँ आपको लगभग आधे % का डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यूओक्यू बेसिस पे सेविंग डिपॉजिट्स गिरी हैं और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी है जो सिक्वेंशियली एक्सपेक्ट था थोड़ा इंप्रूव हो जाए, वहाँ भी आपको कुछ खास बदलाव आता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आपको स्टॉक में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध में आपको ये डिपॉजिट और दूसरा क्वार्टरली अपडेट डेटा आता हुआ नजर पड़ा है। ब्रोकरेजेस की माने तो नोमुरा न्यूट्रल है, यहाँ 1660 के टारगेट के साथ। इनको लगता है कि जो कासा रेशियो है उसकी जो डिक्लाइन है वो काफ़ी अलार्मिंग है और ग्रॉस एयूएम प्रोफॉर्मा बेसिस पे भी कहीं ना कहीं अनुमान के हिसाब से नहीं है। मॉर्गन स्टैनली और सीएलएसए की ओवरवेट कॉल है। मॉर्गन स्टैनली का टारगेट है 1900 रुपये, सीएलएसए का टारगेट है 1725 और कहीं ना कहीं ये जो आपको Q1 सीजनली वीक दिखाई पड़ रहा है उसके चक्कर में आज स्टॉक की जो है आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। लगभग 4% नीचे अभी एचडीएफसी बैंक लगभग अपने डेज लो पे कारोबार करता हुआ। राइट, चलिए, तो ये कारण रहे और ये आउटलुक है एचडीएफसी के लिए, क्योंकि Q1 का जो ओवरऑल नंबर्स या रिपोर्ट है वो उतनी आशावाद नहीं है। इधर बाजार की तेज़ी कितनी दमदार है, आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर ज़रूर जुड़िएगा आज के आवाज़ अड्डा में। कई बार पॉलिसी में क्लैरिटी ना होने की वजह से कारोबारियों को जीएसटी नोटिस मिल जाते हैं। अब सरकार इसमें सुधार करने जा रही है। ऐसे नोटिस के लिए जीएसटी विभाग को पॉलिसी विंग से मंजूरी लेनी होगी। डिटेल समझते हैं अपने सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। तो जीएसटी
कि इस पर्टिकुलर चीज़ में कारोबारियों को अक्सर काफ़ी दिक्कत होती थी, नोटिस आते थे आलोक, लेकिन ये जो नई व्यवस्था बनाई जा रही है इससे किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, जीएसटी नोटिस से परेशान कंपनियों और जीएसटी कारोबारियों को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पॉलिसी मैटर्स, खासतौर से इंटरप्रिटेशन और क्लासिफिकेशन के मामलों में अब जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग सीधे कारोबारियों को या कंपनियों को नोटिस नहीं भेज पाएगा। इसके लिए उसे पहले पॉलिसी विंग यानी कि सीबीआईसी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दरअसल पिछले कई सालों में तमाम सेक्टर, जिसमें इंश्योरेंस, एविएशन, शिपिंग जैसे सेक्टर्स हैं, जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग ने बड़े पैमाने पर नोटिस भेजे हैं। अगर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में 100 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस गए हैं, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स डिमांड जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग की तरफ से दिया गया था। हालांकि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की तरफ से इस पूरे टैक्स डिमांड को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया, जिसके बाद ये जो देनदारी थी वो अब खत्म हो जाएगी। ऐसे मामले भविष्य में रिपीट ना हो, इसी को देखते हुए अब जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने डिसाइड किया है कि ऐसे जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं उनमें जो लिटिगेशन कम करने या फिर जो कानूनी लूप होल्स की वजह से जो जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग नोटिस भेजता है, उस नोटिस भेजने से पहले एक बार वित्त मंत्रालय से जरूर मंजूरी ले, क्योंकि आने वाले दिनों में जो लिटिगेशन बढ़ते हैं उससे सरकार के जीएसटी कलेक्शन पर काफी असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो आने वाले दिनों में जीएसटी नोटिस की जो फ्रीक्वेंसी है काफी कम हो सकती है। चलिए, कारोबारियों के लिए राहत की खबर। अब बात करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे। उन्होंने भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ की वजह से मारे गए लोगों के परिजनों और जख्मी लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मृतकों के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस मामले को संसद में उठाएंगे और पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। यहाँ पर बात करेंगे बिहार की, जहाँ पर पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 18 दिनों में 12 पुल गिर चुके हैं। सीवान और छपरा में एक ही दिन में 5 पुल ध्वस्त हुए हैं। बिहार में पुल गिरने की हालिया घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के साथ बैठक की है। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने पुलों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। पुल ढहने की घटनाओं को लेकर मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मानसून का वक्त है, असामान्य मात्रा में बारिश हो रही है, जिस कारण पुल गिर रहे हैं। समाचार मिले, हम लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है जी, इसलिए पुल पे गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार में बने पुल टूटे हैं। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा, और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे, और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक, 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। देश के कई हिस्सों में भीषण बारिश से हाल बेहाल हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इस बीच लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इन राज्यों में बाढ़ से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हज़ारों लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने में लगी है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का कहर लगातार जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस हफ्ते भी सभी पूर्वोत्तर के राज्यों में
बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 3 दिन से हो रही बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन का दौर शुरू हो गया है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और कई हाईवे बंद हैं। गंगोत्री गोमुख ट्रैक पर चिरबासा धारा में आई बाढ़ के चलते उस पर बना लकड़ी का पुल टूट गया। इस धारा में दिल्ली के 2 कावड़िए बह गए। ग्लेशियर के पिघलने के कारण धारा का जलस्तर अचानक बढ़ गया था। उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर कुमाऊं मंडल के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। चलिए यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेता हूं आपका, क्योंकि वो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस आ होंगे तब स्वागत करने के मूड में हूँ। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाघ के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। इधर कल टीम इंडिया के चैंपियंस के साथ पीएम मोदी ने चर्चा की थी। जीत के बाद खिलाड़ियों के मन में क्या चल रहा था और पूरी टीम के दिल में क्या था, खुद पीएम मोदी ने पूछा रोहित शर्मा से। आप भी सुनिए। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चुमा कि ये कोई हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहां पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था, और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत, मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने, पूरे टीम ने इस चीज के लिए इतना मेहनत किया था, और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया था, मैंने 2 बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टरों से मैंने ओपिनियन लिया था। फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए, हम चिंता करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था, मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। ये ना बड़ा गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी मां मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा। ये मेरा मन में विचार आया था, उसी समय आया था जी, और आपने करके दिखाया जी। और सबसे बड़ा मुझे जो लगा, मैंने आपसे बात किया, किसी का दोष नहीं, ये मेरा दोष है। ये बहुत बड़ी बात है जी, वरना कोई भी बहाना निकालता, गड्ढा था, डिगना था, फलाना था, आपने ऐसा नहीं किया। ये मेरी गलती थी। ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को, दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था
जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। बहुत बधाई भैया। पाजी नहीं सर, मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूँ तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूँ, चाहे नया बॉल हो या इडली खा के जाते हो क्या? नहीं कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को उस सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूँ। और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया। हार्दिक बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बुलाने के लिए हमें। और आई मीन वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते ना एक आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे, और सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन कोच सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था। सूर्या खो गया सर। सर वो मोमेंट पे बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, मतलब पहले ही नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा, ये था कि बॉल ढकल दूंगा अंदर, 1 रन हो 2 रन हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थी। और एक बार जब आ गया हाथ में तो फिर यही था कि उठा के फिर दूसरे साइड दे दूं। फिर देखा रोहित भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे, और उड़ाया और आ गया हाथ में। बट ये चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से। एक चीज के बारे में मैंने सोचा था कि बैटिंग तो मैं करता ही हूँ खाली, लेकिन वो खत्म होने के बाद और किस चीज में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम को, फील्डिंग में और किसी। क्या ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि जिसमें बाहर बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना, कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। टोटल मतलब सर टूर्नामेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपीएल से जब आ रहा था तब बहुत सारा ऐसा कैचेस पकड़ा था। तो बट पता नहीं था कि भगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए। बट ऐसी प्रैक्टिस की हुई थी पहले से, इसीलिए वो सिचुएशन में थोड़ा इतना काम था और पता था कि ऐसे सिचुएशन पहले आ चुकी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है पूरी बातचीत टीम इंडिया की प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इनफैक्ट ये पूरी बातचीत आपके लिए लेकर आएंगे, टाइम उसका आपको बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। इधर क्रिकेट के रण में जीत के बाद विश्व विजेता टीम का सम्मान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी किया है। टीम को महाराष्ट्र विधानसभा ले जाया गया, उन्होंने रोहित शर्मा की हौसला अफजाई की और उनका सम्मान किया। इस दौरान वहां सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, ये सभी मुंबई के खिलाड़ी हैं, वो भी मौजूद रहे। इस मौके पर रोहित शर्मा बहुत खुश भी नजर आए। सेलिब्रिटी हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर की खबर ने सबको चौंकाया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जानिए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण, कारण, इलाज और क्यों ये बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है। कंज्यूमर अड्डा में आज इस पर गंभीर चर्चा होगी, इन डेप्थ चर्चा होगी। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 5:57 पर।